323 ईसा पूर्व भारत झेलम का युद्ध समाप्त हो चुका था। साथ ही हुआ संसार के दो बड़े योद्धा पुरु और अलेक्जेंडर के जीवन का सूर्यास्त। पर भारत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिशें समाप्त नहीं हुई थी। अलेक्जेंडर का सेनापति सेल्यूकस अलेक्जेंडर के इरादे लेकर लौटा था। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण भारत के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। उस वक्त चाणक्य के मन में एक ही सपना था, अखंड भारत के निर्माण का। वे एक ऐसे शक्तिशाली राजा को खड़ा करना चाहते थे जो इन विदेशी आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब दे सके। इसलिए उन्होंने अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू किया। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई, जहाँ का सम्राट था नंदवंशी धनानंद। धनानंद एक समृद्ध राजा था, जिसके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 युद्ध हाथी थे। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया था। अपने दंभ में धनानंद अपने हितैषियों व साथियों का अपमान भी करता था। जब चाणक्य धनानंद के दरबार में पहुंचे, उन्होंने उसे प्रजा के दुखों से अवगत कराकर एक राजा के कर्तव्यों का पालन तथा विदेशियों के आक्रमण से मुकाबला करके भारतवर्ष को बचाने के लिए सहायता मांगी। लेकिन भोगविलास और शक्ति के घमंड में चूर धनानंद ने उनका प्रस्ताव ठुकराकर उनसे कहा कि तुम पंडित हो, अपने चोटी का ही ध्यान रखो। युद्ध करना राजा का काम है, तुम सिर्फ पंडिताई करो। अहंकारी धनानंद ने उनका अपमान कर उन्हें ये भी बताया कि सिकंदर के लौट जाने के बाद पोरस के राजा पुरु की हत्या करने में उसी ने सेल्यूकस और अम्बिराज की मदद की थी। धनानंद यहाँ तक नहीं रुका, उसने चाणक्य की शिखा पकड़कर उन्हें राजमहल से निकाल दिया। तब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर ये प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो नंदवंश का नाश नहीं कर देंगे तब तक वे अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। चाणक्य की नजरें अब एक युवा की तलाश में थी, जो भारत का नया इतिहास लिख सके, जो बिकट से बिकट परिस्थितियों का सामना कर सके। चाणक्य जब राज दरबार से निकलकर एक गांव की सीमा के पास से जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक 16 साल के युवक पर पड़ी, जो अपने दोस्तों के साथ खेल खेल में राज दरबार बनाकर खुद एक राजा बनकर उनका प्रतिनिधित्व कर रहा था। वो युवक इतनी सी उम्र में सबका बड़े सटीक अंदाज में नेतृत्व कर रहा था। ये युवक दूसरा और कोई नहीं बल्कि वीर विराट चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। बौद्ध साहित्य चंद्रगुप्त को क्षत्रिय मानता है। बौद्ध महावंश के अनुसार चंद्रगुप्त को मौर्य नाम के क्षत्रिय वंश का माना गया है। मौर्य नाम की क्षत्रिय जाति का उल्लेख गौतम बुद्ध के समय में मिलता है। मौर्य पिपलीवन के एक छोटे से राज्य के स्वामी थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को सभी कलाओं, अस्त्र शस्त्र तथा विद्याओं की विधिवत शिक्षा दी। जल्द ही चंद्रगुप्त राजनीति, अर्थशास्त्र, समुद्रशास्त्र और युद्ध रणनीतियों में पारंगत हो गया। सिकंदर की विजयों के परिणाम स्वरूप पंजाब के एक बड़े भूभाग पर यूनानियों का अधिकार हो गया था। इस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त के सामने 2 मुख्य कार्य थे: देश को विदेशियों के आधिपत्य से मुक्त करना और नंदों के अत्याचार पूर्व शासन का अंत करना। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके पास न तो धन था और न ही सैनिक। इसलिए उन्होंने अपने इसी और अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने धीरे धीरे मगध की प्रजा जो अन्याय से पीड़ित थी, उन्हें अपने साथ मिलाकर सैन्य दल बढ़ाया, गुप्तचरों को तैयार किया, छोटे छोटे छापामार युद्ध कर धनानंद का खजीना लूटा। अपनी छोटी सेना के साथ उन्होंने कई बार मगध साम्राज्य के केंद्र स्थल पर आक्रमण किया, जिसके कारण उनको हार का सामना भी करना पड़ा। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त के समझ में आ गया था कि धनानंद को हराने के लिए एक विशाल सेना की जरूरत है। इसलिए उन्होंने मगध के अलावा जो 15 जनपद थे, उनमें से कुछ राजाओं से समझौता कर लिया। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में एक साथ मिलकर धनानंद के खिलाफ खड़े होने के लिए मना लिया। इस बार चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य की सीमाओं से आक्रमण किया, जहाँ धनानंद की कमजोर पकड़ थी। युद्ध में मगध का नंदवंशीय शासक धनानंद अपने वंशजनों सहित मारा गया। मगध में नंदवंशीय शासक का पतन करने के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के राज सिंहासन पर प्रतिष्ठान किया और खुद चाणक्य उनके दरबार में प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते रहे।
जिस समय चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य को सुदृढ़ एवं सुसंगठित करने में व्यस्त थे, उसी समय जितना इलाका अलेक्जेंडर ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर उसके सेनापति अपनी हुकूमत चला रहे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय हुआ करता था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपने यूनानी साम्राज्य का विस्तार करने का प्रयास कर रहा था। सेल्यूकस सिकंदर के समान ही महत्वाकांक्षी था। उसने सिकंदर द्वारा जीते गए प्रदेश, जो सिकंदर की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हो गए थे, फिर से अपने अधीन करने का प्रयास किया। इसी उद्देश्य से सेल्यूकस ने पहले बैक्ट्रिया पर आक्रमण किया, जिसमें उसे सफलता मिली, जिससे प्रोत्साहित होकर सेल्यूकस ने भारत की ओर अपना रुख किया। 305 ईसा पूर्व के लगभग सेल्यूकस सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, लेकिन इस वक्त उसका सामना अखंड भारत के सम्राट कुशल रणनीतिकार चाणक्य से होना था। उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच समझौता हुआ। इस समझौता की शर्तों के तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को हेरात, काबुल की घाटी, कांधार और बलूचिस्तान प्रदेश सौंप दिए। इसके साथ उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। सेल्यूकस ने मौर्य दरबार से सदैव मित्रतापूर्व संबंध बनाए रखे और अपना एक राजपूत, जिसका नाम मेगस्थनीज था, उसे मौर्य दरबार में भेजा, जो मगध में लंबे समय तक रहा। मेगस्थनीज ने भारत के संदर्भ में एक पुस्तक की भी रचना की, जो इंडिका के नाम से जानी जाती है। मौर्य साम्राज्य के साथ ये मैत्रीपूर्व संबंध सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के मध्य भी कायम रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का उद्देश्य लोक कल्याण था। लोक कल्याण के उद्देश्य से उन्होंने अपनी प्रजा की आर्थिक और सामाजिक उन्नति पर ध्यान दिया। उन्होंने कृषि, व्यापार, उद्योगों को भरपूर प्रोत्साहन दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने 24 वर्ष के शासनकाल में जितनी सफलताएं प्राप्त की, उतनी उपलब्धियां इतने अल्प काल में किसी अन्य भारतीय शासक ने प्राप्त नहीं की। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही भारत के ऐसे ही महान राजाओं की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।